हाँ जी, नेक्स्ट हमारा रूल है प्रोनाउन से रिलेटेड 231। 231 का मीनिंग है, टू का मतलब है सेकंड पर्सन यू, थ्री का थर्ड पर्सन शी ही इट वन और थे। ठीक है, ये किसी का नाम भी हो सकता है, वो प्रोनाउन से रिलेटेड, इसलिए हम प्रोनाउन की बात करेंगे, नाउन की बात यहाँ नहीं करेंगे। इसके बाद फर्स्ट नंबर 1 पे है 231 में, एक नंबर पे है आई और वी। अब इसका एक्चुअली में है क्या, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है, कई बार एरर में पूछ लेते हैं, आपके एरर कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होना जरूरी है कि जनरल स्टेटमेंट हम लिखेंगे। ठीक है ना, कोई भी जनरल स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट लिखा जाता है, ठीक है ना, और यूज टू और मोर, मोर का मतलब 3 हो गए, टू और मोर पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउंस, ठीक है ना, यूज टू और 3, टू और मोर पर्सनल प्रोनाउंस इन द सेम सेंटेंस, किसमें, इन द सेम सेंटेंस। अगर एक ही सेंटेंस में होंगे तो उनका प्रोनाउन का ऑर्डर क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन जो है उनका ऑर्डर क्या होगा, 231। ठीक है ना, 231 का मीनिंग समझ गए आप, पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा और फिर फर्स्ट पर्सन। ये हमारा जनरल एस्पेक्ट है, एक कॉमन जो सेंटेंस हम लिखते हैं उसकी बात है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 3 नहीं आए, 2 आ गए, जैसे सेकंड और थर्ड आ गया तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा, 23। ठीक है ना, मान लो थर्ड और फर्स्ट आ गए तो क्या रहेगा, 31, या सेकंड और फर्स्ट आ गए तो क्या रहेगा, 21। ये इनका ऑर्डर है। ठीक है ना, तीनों है तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो 231 में आ जाएगा। लेकिन यदि कोई 2 आ गए, जैसे सेकंड और थर्ड आ गया तो 23 हो गया, थर्ड और फर्स्ट आ गया तो 31 हो गया, सेकंड और फर्स्ट आ गया तो 21 हो गया, ये इनका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, यही रूल है इसका। और एंड से जुड़ेगा तो आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, कि एंड से जुड़ेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, यू, शी एंड आई, यू, शी एंड आई belong to the office, belong to the office daily at 9:30 a.m. in the same car। ठीक है ना, क्या अर्थ हुआ इस सेंटेंस का, क्या मतलब निकला बताओ मेरे को, हिंदी अनुवाद बता सकते हो। अब यहां मैंने ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन दिया गोज, गो, वेंट, देन गोन। आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन बी होगा हेलो, सर, गो। हाँ ऑप्शन बी होगा गो, हाँ ऑप्शन बी होगा गो। वेंट क्यों नहीं होगा, वेंट में क्या दिक्कत आ रही, वेंट पास्ट में चला गया सर। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट है, दिल्ली है ना सर ये सर, दिल्ली बता रखा है ना दिल्ली है सर ना इसमें। दिल्ली। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, बिल्कुल सही आपने दिया कि जो काम रेगुलर हो रहा है, रूटीन में हो रहा है, एवरीडे हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेंगे और एडवर्ब भी उसी तरह के हम यूज करेंगे। तो यहाँ वेंट होने के बावजूद भी इस एडवर्ब की वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गो लिखेंगे। सब्जेक्ट की बात की हमने, तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन देखो 2, 3, 1, एंड से जुड़ गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या होगी उसके साथ, प्लूरल यूज होगी। क्लियर, नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी, देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, 2 ऑप्शन दिए मैंने आपको, आई एंड माई मदर और माई मदर एंड आई। तो ऑर्डर हमारा कौन सा सही रहेगा अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि यहाँ देखिए एक तो हमने प्रोनाउन यूज किया है, एक तो क्या यूज किया है यहाँ पे, प्रोनाउन यूज किया है,
और दूसरा हमने क्या यूज किया यहाँ पे, नाउन यूज किया। क्लियर। अब नाउन और प्रोनाउन की बात करें तो हम जो नाउन है, नेमिंग वर्ड है, उसको भी हम इक्विवेलेंट टू थर्ड पर्सन ही यूज करते हैं। किसकी तरह से यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म्स वी यूज, कौन सा पैटर्न बन गया बोलिए, कितने नंबर का बन गया ये, कौन से पैटर्न का बन गया बोलिए। 31। हाँ जी 31 बन गया। माई मदर एंड आई द puppy, Puppy, puppy in last year। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको। माई मदर एंड आई ब्लैंक द पपी लास्ट ईयर। अब ऑप्शन मैंने आपको दिया, टेक्स केयर, ऑप्शन बी एम टेकिंग केयर, एम टेकिंग केयर, ऑप्शन सी वर टेकिंग केयर, वर टेकिंग केयर, ऑप्शन डी हैज टेकन केयर। बोलिए क्या आंसर होगा। हेलो, क्या आंसर होगा यहाँ पे, सर सी होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। क्यों होगा, कारण बताओ तो, कारण बताओ। पास्ट है और प्लूरल। हाँ, यहाँ पास्ट टाइम एडवर्ब दिया है। सब्जेक्ट की जब हम बात करें, पूरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल है क्लियर, सर। ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है ना। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने लिखा शी एंड यू और शी, यू और सी ब्लैंक busy in solving the puzzle। ठीक है ना। ब्लैंक busy in solving the puzzle during the whole day, during the whole day। ऑप्शन ए is, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी डोंट। बोलिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आएगा सर। हाँ, सर ए होगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कि हमारे पास जो ये कंजक्शन है वो चेंज हो गया, और कंजक्शन चेंज होते ऑर्डर तो हमारा क्या है 23 वाला है, लेकिन वर्ब है वो कौन से वर्ड के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग या सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग होगी। अब सेकंड है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा। एज होगा ना सर, एज सिंगुलर ही तो है।
यहाँ इज हो गया, यहाँ सिंगुलर होगा इज, ठीक है ना। यू और सी इज बिजी इन सॉल्विंग द पजल ड्यूरिंग द होल डे। अगर मान लीजिए मैंने यहां से ये हटा दिया, सी हटा दिया और सी के प्लेस पे मैंने लिख दिया आई, अब आंसर क्या होगा? एम हो जाएगा सर फिर। समझ में आ गया कि जैसे ही हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं वैसे ही हमारा आंसर चेंज हो रहा है। कि यहाँ और में और एंड में डिफरेंस क्या है? एंड है वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, वो जोड़ने का काम कर रहा है, वहां सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो रहा है, लेकिन यहाँ अल्टरनेटिव की बात है, या तो ये या फिर दोनों एक साथ नहीं है, दोनों एक साथ नहीं है, अल्टरनेटिव है। तो सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी सब्जेक्ट होगा, जो वर्ड होगा, नाउन और प्रोनाउन जो भी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? ओके सर। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया है। ऑर्डर प्रोनाउन का क्या होगा? 1 2 3 होगा। वो जो हमने पहले से पढ़ा है वो क्या था? जनरल इंस्ट्रक्शन था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि सेंटेंस में गिल्ट या फ्लॉ, ठीक है ना, जिसको हम दोष कहते हैं, आरोप कहते हैं, अगर वैसा सेंटेंस दिया गया है तो उसमें क्या होगा कि हमारा प्रोनाउन का ऑर्डर होगा 1 2 3, 1 2 3। अगर दोष आपको लगाया गया, किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और वहां पे कुछ फॉल्ट है, तो हम क्या प्रोनाउन का ऑर्डर यूज करेंगे? 1 2 3। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, वहां आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जनरल एस्पेक्ट की बात कहाँ हो रही है और वहां पर जो गिल्ट और फ्लॉ है उसकी बात कहाँ हो रही है। क्लियर? हाँ जी, लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन के फ्लॉ और गिल्ट वाले। वी, यू एंड दे, क्या सीक्वेंस इनका? 1 2 3। ब्लैंक, एब्सेंट, ये वर्ड किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? गिल्ट को या फ्लॉ को? इन द फंक्शन। आंसर क्या होगा? हेलो? वर। सर वर हाँ होगा ना जी, सेकंड। आंसर क्या होगा इससे? वर होगा। अच्छा, ये वर क्यों होगा? हैव क्यों नहीं हो सकता? हैव भी तो इसमें है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है सर। हम्म? तो वर के साथ भी आईएनजी फॉर्म आती है, वर के साथ भी थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म आती है। तो किसमें आईएनजी फॉर्म का है? वर तो बी वर्ब हो गई। सर टाइम का ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा टेंस का। हाँ सर जी, ये वर्ब यहाँ मेन वर्ब है। बी की बात कर रहे हैं, मैन वर्ब है। इशिका ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वर यहाँ पर है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है, और जिसको हम बी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, बी फॉर्म बोलते हैं। तो बी फॉर्म का पार्ट है और बी फॉर्म स्टेट को बताता है, और हैव को यहाँ लिखेंगे तो हैव पोजीशन को बताता है। ठीक है ना, हैव किसको बताएगा? पोजीशन को बताएगा। अब जैसे देखिए मैंने लिखा एक एग्जांपल और लिखा, वी एंड यू, वी एंड यू आवर नोटबुक्स। ठीक है ना, वी एंड यू ब्लैंक आर नोटबुक्स टुडे इन द क्लास, इन द क्लास। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, वी एंड यू ब्लैंक आर नोटबुक्स टुडे इन द क्लास। अब मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ ए ऑप्शन लिखा वॉजंट, बी ऑप्शन लिखा वर नॉट, वर नॉट, सी ऑप्शन लिखा मैंने हैव नॉट, और डी ऑप्शन लिखा मैंने एन ओ ए, नन ऑफ द अबव। अब आंसर क्या होगा बताओ? सी होगा सर। अब सी होगा। सी क्यों होगा? अब बताओ। पोजीशन है ना, पोजीशन आवर नोटबुक है। सजेशन है, यहाँ पर एक नाउन लिखा गया, कोई नाउन लिखा गया जिसका रिलेशन इस सब्जेक्ट के साथ है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो एब्सेंट है वो स्टेट है। एब्सेंट क्या है? वो स्टेट है, उसकी स्थिति को बता रही है, ना कि उसके पास कोई थिंग है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? वी एंड यू हैवंट आर
आर नोटबुक्स। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम योर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? सब्जेक्ट में जब वी और यू दोनों इंक्लूड है तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज हो। क्लियर? क्लियर? हेलो? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हैव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई थिंग है, नाउन है, जिसका सब्जेक्ट पे पोजीशन होगा। यू एंड सी ब्लैंक रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बोलिए आंसर क्या होगा? आर। आर। बोलिए। आर। हाँ जी, आर होगा। यहाँ भी स्टेट को ही बताया जा रहा है, बी फॉर्म होगी। यू एंड सी आर रेस्पॉन्सिबल। अब देखिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, नेगेटिव रिफ्लेक्स दे रहे हैं, दिस एक्सीडेंट इन द मार्केट एट प्रेजेंट। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एंड ही, आई एंड ही 1 और 3 आ गया। ब्लैंक अनेबल, ब्लैंक अनेबल टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन एट द बस स्टॉप जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। वर। हाँ जी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आई एंड ही ब्लैंक अनेबल टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन एट बस स्टॉप जस्ट अ फ्यू मिनट्स एगो। आंसर क्या होगा? वर। सर वर। कैसे पता लगा? क्या क्लू मिल गया आपको? सर अगो है ना। हाँ, यहां लिखा है एगो, जस्ट फ्यू मिनट्स एगो, और एगो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? वर्ब। क्लियर? तो इस तरह से जो जनरल रूल्स है हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड। हाँ बेटा बोलिए। ओके। हाँ जी। देखिए हमारे पास 3 फैमिली इंग्लिश में जो वर्ब हम यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है और मैन वर्ब में भी यूज होती है। अब हेल्पिंग वर्ब में तो कब यूज होंगी, कैसे यूज होंगी, हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं डू फैमिली में के मेंबर कौन कौन है। तो डू फैमिली के मेंबर है, सबसे पहले तो जिसका नाम लिखा वही होगा डू, और फिर क्या होगा? डज होगा। क्लियर? डू और डज। इसके बाद होगा डिड। क्या होगा? डिड होगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बी की लिखी है, तो बी में सबसे पहले बी खुद होगी, फिर इज, एम, आर। बी इज, एम, आर। जब पास्ट में जाएंगे तो यहां होगा वॉज और वर। क्लियर? यहां लिखा हमने हैव फैमिली में, तो जिसका नाम पहले वही आएगा, हैव, हैज, और पास्ट में जाएंगे तो हैड होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 फैमिली है। अब देखिए जब इनको फैमिली मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनको हम कहाँ यूज कर रहे हैं? मैन वर्ब में यूज कर रहे हैं, और मैन वर्ब में यूज कर रहे हैं इनको। तो बात ये होती है कि ये वाला जो फैमिली, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, अगर ये मैन वर्ब के रूप में यूज होगा तो यहाँ हमेशा और हमेशा टेंस क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल। इस बी को देखो हम विल शैल के साथ यूज करते हैं, बी को अकेला कम यूज किया, नहीं यूज किया जाता। ठीक है ना, बी की जगह हम इज एम आर को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बी के अलावा जो बच गए ये सारे, इनमें कौन सा टेंस होगा? जब मैन वर्ब के रूप में यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल होगा। और जब ये वाला पार्ट आएगा, इसकी बात करें, जब ये मैन वर्ब की फॉर्म में होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस। वो ध्यान रखना है इस बात का हमेशा, क्योंकि कई बार हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनको मैन वर्ब के रूप में जब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, मैन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये टेंस की बात हो गई। दूसरी बात है कि अब यहां जैसे हमने लिखा डू, डज या डिड लिखा, मैन वर्ब है, तो इनके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा। यहां जब ये मैन वर्ब के रूप में होंगी तो यहां ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, या तो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद रखना इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना, या फिर क्या होगी? कोई एडवर्ब होगी, या फिर क्या होगी? एडवर्ब होगी जो स्टेट को बताएगी। क्लियर? अब यहां जब हमने बात की इसकी, यहां हैव की बात की, तो हैव के बाद भी डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा।
तो अब यहाँ डिफरेंस ये एक बात आती है कई बार कि हम जब सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम पैसिव ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे बोलिए, क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे। तो क्या इसका भी पैसिव बन जाएगा क्या, इसका पैसिव बन जाएगा क्या, इज एम आर बी वॉज वर्क? हेलो, नहीं, क्यों नहीं बनेगा, कारण बताओ, क्यों नहीं बनेगा, कारण बताओ। क्योंकि इसके बाद में हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, फर्स्ट रूल क्या एक्टिव टू पैसिव का, एक्टिव टू पैसिव का फर्स्ट रूल क्या है, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो फिर इसका क्या करेंगे हम, नो पैसिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या कोई एडवर्ब है। तीसरा हमारे पास आता है हैव। अब हैव के बाद ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, हैव फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन इसका नो पैसिव होगा, इसका भी क्या होगा, नो पैसिव। क्यों होगा, इशिका बताएगी नो पैसिव क्यों होगा। हेलो, नो पैसिव क्यों होगा, पोजेशन है इसलिए। हाँ पजेशन है ये, POSSESSION, पजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी थिंग है उसके ऊपर आपकी ऑनरशिप है, आपका तो मालिकाना हक है उसके ऊपर, लेकिन वो जबरदस्ती आपके ऊपर आके अधिकार नहीं जमा सकते, ठीक है ना। तो ये वन वे है, हैव टाइप वर्ब जब मैन वर्ब होगी सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गई, दो ही बातें बताई हैं। मैन वर्ब के रूप में होंगी तो इनके बाद में क्या आएगा बोलिए, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये मैन वर्ब के रूप में होंगी तो इनके बाद में क्या आएगा, क्या आएगा बोलिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या एडवर्ब होगी। अब ये अगर मैन वर्ब के रूप में होंगी तो क्या होगा इनके बाद में, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पोजीशन के ऊपर। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया। अब अगली हम बात करते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, अब अगली हम बात ये कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा इस पिक्चर को हम क्लियर कर लेते हैं। जब इनको हम हेल्पिंग वर्ब की, ये तो मैन वर्ब की बात थी, अब बात कर रहे हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब की जब बात करेंगे तो इनके साथ वर्ब भी कौन से फॉर्म आएगी, बस वो लिखना हमको, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो इसके बाद में मैन वर्ब कौन सी फॉर्म होगी, डू डज डिड कोई सा भी हो, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बोलिए। फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अब डू डज डिड में से कोई सा भी हो, हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि वर्ब का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का क्वेश्चन कई बार। अब यहाँ पे मैंने बी लिखा है, इज लिखा है, एम आर लिखा है, इसके साथ में यहाँ पे लिखूंगा बीन। क्या लिखूंगा, बीन, एक वर्ड और बढ़ा दिया, ठीक है ना। बीन लिखा है मैंने, तो बीन की जो हम बात कर रहे हैं, बीन यहाँ पे भी आता है, मैन वर्ब में भी आता है बीन, सेकंड फॉर्म में बी की सेकंड फॉर्म बीन होती है, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म भी बीन होती है। अब यहां हमने बात की जब ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे तो क्या होगा बोलिए, इसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की थर्ड कौन सी फॉर्म आएगी, आहा आहा आहा, ये जो बीन है ना, ये बीन मैंने लिख रखा, ये बीन एक्चुअली बी वर्ब का पार्ट होता है, हैज के साथ आता है, हेड के साथ आता है। समझ में आया क्या, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो ध्यान रखने वाली बात ये कि बी वर्ब का ही पार्ट होता है, इसीलिए इनके बाद में आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है। लेकिन जब अकेले हैज हैव हैड हैं, अकेले क्या हैं, हैज हैव हैड हैं, ये अकेले हैज हैव हैड हैं, तो इनके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बोलिए, कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन से की बात की जा रही है, एक्टिव वॉइस की बात की जा रही है। कौन से वॉइस की बात है, कौन से वॉइस की बात है, हेल्पिंग वर्ब होंगी, लेकिन वॉइस क्या होगा, वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस होगा तो इन वर्ब के साथ में ये वर्ब का कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस की जब हम बात कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में तो एक ही फॉर्म वर्ब की मैन वर्ब की यूज करते हैं, वो कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा, मैन वर्ब उसमें हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म में यूज होगी, थर्ड फॉर्म में। क्लियर, टेंस कोई भी हो, स्ट्रक्चर कोई भी हो,
अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको टेस्ट करना है और वहां पे कोई आपको बी वर्ब के साथ है, ध्यान रखना एक बात, थर्ड फॉर्म होगी लेकिन बी वर्ब का कोई प्रूफ उसके साथ नहीं होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस का मैंने क्या लिखा है? पैसिव वॉइस में क्या होगा? बी फैमिली क्या होगी? बी वर्ब। बी वर्ब होगी और बी वर्ब के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। ये बात याद रखनी है आपको। क्लियर? नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहला हमने पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर किया था। बार बार मैं अभ्यास इसीलिए करवा रहा हूं कि आप लोग लिख पाए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बताइए फटाफट एक सेंटेंस। फ्लाई लिखा है मैंने, वर्ब फ्लाई दिया है, फ्लाई वर्ब दिया है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐड कीजिए, क्या होगा? birds, बर्ड्स। बिल्कुल सही बोला, बर्ड्स फ्लाई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने दूसरा सेंटेंस आपको दिया था, स्ट्रक्चर दिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडवर्ब। अब ये वर्ब की जो मैं बार बार बात कर रहा हूं ना, ये कैसी वर्ब है? कैसी वर्ब है बोलिए? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब थी। अब अगर मैं ये कहूं कि इसमें आपको यहां एडवर्ब में प्लेस ऐड करना है, इसी सेंटेंस में, इसी सेंटेंस का बन जाएगा ये। क्या बनेगा बताओ फटाफट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये स्ट्रक्चर होगा। वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। बोलिए फटाफट, बोलिए। birds are flying in the sky. Are flying in बर्ड्स the आर, sky. बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब एडवर्ब और प्लेस लिखना है हमको, इन द स्काई, Sky. इन द स्काई। ठीक है। अब अगर मैं आपको गो वर्ब दे रहा हूं, क्या वर्ब दे रहा हूं? गो। और मैंने लिखा कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यू सब्जेक्ट के साथ गो वर्ब को यूज करके टाइम प्लेस एडवर्ब और प्लेस लिखना है। सब्जेक्ट यू होगा, वर्ब गो होगी, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस होगा और आपको प्लेस एडवर्ब यूज करना है। बोलिए क्या लिखिए? You were going to school. हाँ जी, यू वर गोइंग टू स्कूल। वेरी, ठीक है ना? डेली हो जाएगा। अब यहाँ, हाँ, मैंने तो टाइम एडवर्ब बोला ही नहीं, मैंने तो प्लेस एडवर्ब बोला। मैंने क्या बोला है? एडवर्ब और प्लेस लिखना है। आप लिखने को बहुत लंबा सेंटेंस लिख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा यू सब्जेक्ट हो गया, टेंस आपका कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस की बात की थी, टाइम की नहीं प्लेस की बात की गई थी, तो प्लेस याद कर पा रहे हो आप इजीली? पहले स्ट्रक्चर की बात की, दूसरे स्ट्रक्चर की बात की, तीसरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा। तीसरा स्ट्रक्चर क्या लिखा था? बोलिए, तीसरा स्ट्रक्चर क्या लिखा था? तीसरा स्ट्रक्चर लिखा था सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब और मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बताई थी। कौन सी वर्ब बताई थी? बोलिए, क्या बताया था? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का मोनो का मतलब क्या होगा? एक, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अ वर्ब विद ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने वर्ब दी ईट। क्या वर्ब दी? ईट वर्ब दी है। ध्यान से सुनना इंस्ट्रक्शन। ईट वर्ब दी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। वर्ब आपकी ईट है, इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाना। बोलिए क्या बने? I haven't eaten food. आई हैवंट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। आई हैवंट ईटन, ये वर्ब हो गई मोनो ट्रांजिटिव, और इसके बाद में क्या लिखा? फूड लिखा। ठीक है ना? अब मैं अगर ये कहूं कि मैंने आपको वर्ब दी है, मैंने वर्ब दी है, सिंग वर्ब दी है या फ्लाई वर्ब दी है, चलो फ्लाई वर्ब दे दी मैंने, फ्लाई की बात दोबारा कर रहा हूं। फ्लाई मैंने वर्ब दिया आपको, फ्लाई वर्ब दी, और इसमें आपको यूज करना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्लाई वर्ब है वो इंट्रांजिटिव भी है और फ्लाई वर्ब मोनो ट्रांजिटिव भी है। फ्लाई वर्ब है वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो फ्लाई वर्ब यूज करनी है, टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। सेंटेंस बनाइए क्या बना? बोलिए।
हेलो डॉली, Pappu had been डॉली है, flying a kite. डॉली है, डॉली है। इशिका के अलावा कौन बताएगा? इशिका के अलावा कौन बताएगा? हेलो, सर हाँ बोलिए शशि। वेरी गुड, मुझे आपसे उम्मीद थी। आई हैव बीन बेटा पास्ट परफेक्ट I had been पास्ट पर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई हैड I बीन had been flying फ्लाइंग, FLYING, आई हैड बीन फ्लाइंग। अब क्या उड़ाते हैं हम? क्या उड़ाते हैं? kite अ काइट। आई हैड in the बीन sky. फ्लाइंग अ काइट। हाँ, अब एक मिनट रुकिए। अब आपने ऑब्जेक्ट की बात की, सिर्फ ऑब्जेक्ट तक हमारा यहाँ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ड्यूरेशन लगानी है, टाइम ड्यूरेशन। क्या लगानी है? टाइम ड्यूरेशन लगानी है। टाइम ड्यूरेशन लगानी है तो टाइम ड्यूरेशन क्या लगेगा? एक समय अंतराल लगाना है। In the morning. हाँ 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 हाँ, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए हम 4 यूज 7 करते हैं। o'clock to 4 4 4 4 7 हाँ, o'clock to 7 o'clock तो नहीं लिखेंगे, 4 ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, 7 4 एन आर, 4 एन आर। for an ठीक है ना? hour वो जो टाइम ड्यूरेशन आप बता रहे हो, हम उसको क्या लिख सकते for हैं? since 4 50 एन। ठीक है ना? जी सर और सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। सिंस के लिए क्या आएगा? जी पॉइंट सर ऑफ टाइम। लेकिन पॉइंट पास्ट ऑफ का टाइम है तो आएगा पास्ट का रखें। हाँ जी। तो अब क्या लिखा आपने? बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, बिल्कुल सही एग्जैक्ट फ्रेम किया है। आई हैड बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर एन आवर। तो अब ये टाइम ड्यूरेशन हमारे साथ आ गया। तो समझने की बात यहाँ थी कि कुछ वर्ब हमारे पास ऐसी होती हैं जो इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, और कुछ वर्ब हमारे पास वही वर्ब कैसी हो सकती हैं? ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, जब उनके बाद में हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो हमने 3 स्ट्रक्चर की बात कर ली। सब फर्स्ट सब स्ट्रक्चर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हाँ जी, स्ट्रक्चर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बताया था आपको? सब्जेक्ट प्लस डाई ट्रांजिटिव। क्या बताया था? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी हमारे पास, तो फिर उसके कितने ऑब्जेक्ट होंगे? डाई का मतलब 2 होता है, और कितने ऑब्जेक्ट होंगे? बोलिए। एक तो हमारे पास क्या होगा इसके साथ में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? बोलिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं व्हाट। व्हाट और व्हाट के साथ मैन वर्ब जिस भी फॉर्म में है, चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, और चाहे आईएनजी फॉर्म में हो, और चाहे थर्ड फॉर्म में, जो इसका आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हम लिखते हैं टू होम। क्या लिखते हैं? टू होम प्लस मैन वर्ब। मैन वर्ब जिस भी फॉर्म में हो उसी फॉर्म में लिखेंगे, कोई इश्यू नहीं है, और आपका आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधी सी भाषा में हम बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ थिंग। कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होगा? थिंग होगा, वस्तु होगी। क्लियर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम पर्सन यूज करते हैं। पर्सन में वो नाउन भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, या उसके लिए हम प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में, कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको वर्ब दी गिफ्ट। क्या वर्ब दी आपको? क्या वर्ब दी मैंने? गिफ्ट। गिफ्ट वर्ब दी है मैंने आपको। सब्जेक्ट आपको लिखना है माई मदर। क्या लिखना है? सब्जेक्ट माई मदर। ठीक है ना? टेंस यूज करेंगे फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल। कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर SIMPL, फ्यूचर सिंपल टेंस। वर्ब आपके पास क्या है? गिफ्ट है,
सब्जेक्ट आपका होगा माई मदर और टेंस आपका होगा फ्यूचर सिंपल। अब गिफ्ट जो वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद कितने ऑब्जेक्ट आएंगे बोलिए, कितने ऑब्जेक्ट आएंगे? ओ प्लस ओ। बनाइए सेंटेंस। शशि के और ईशिका के अलावा कौन बताएगा? फिर जैसे ना माई मदर है ना, माई मदर हाँ विल भी आएगा ना सर? एक मिनट, मैं लिख रहा हूं माई मदर। अब टेंस विल कौन सा यूज करना? फ्यूचर सिंपल। बी कहां से आ गया? फ्यूचर सॉरी सिंपल सर, का तो विल और शैल होता है। सॉरी सर हाँ सर माई मदर विल, बोलिए माई मदर विल गिफ्ट। अब क्या लिखेंगे? हेलो, हम लोग का सर। नेटवर्क चला गया। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हेलो हेलो। संतोष सैनी, हाँ बोलिए संतोष सैनी, सेंटेंस पूरा कीजिए संतोष सैनी। सर स्कूटी। हाँ माई मदर गिफ्ट, किसको गिफ्ट किया? मी। माई मदर विल गिफ्ट मी सम बुक्स। न्यू वॉच। कोई बात नहीं, सम बुक्स आप जो चाहे वो लिखना चाहे, ठीक है ना। आपने क्या लिखा? माई मदर विल गिफ्ट मी अ न्यू वॉच। अब यहां हमने जब एनालिसिस किया तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया अ न्यू, ये भी ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन जब हमने फ्रेम किया कि डायरेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा है, तो हमने क्या क्वेश्चन बनाया बोलो? व्हाट गिफ्ट। आंसर क्या होगा बोलो इसका? व्हाट गिफ्ट, व्हाट गिफ्ट ए न्यू वॉच। अ न्यू वॉच। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया डी डैश ओ, डी डैश ओ। और ये थिंग होगा, देखो थिंग है कि नहीं है? वॉच थिंग है या नहीं? यस सर। दूसरा टू होम, टू होम गिफ्ट, किसे गिफ्ट किया? किसे गिफ्ट किया? आंसर बताओ क्या होगा इसका? सर मी। आंसर क्या होगा? गिफ्ट टू मी, गिफ्ट टू मी। अब टू मी आ गया, तो मी आ गया तो मी पर्सन के लिए यूज हुआ एक प्रोनाउन है या नहीं? ऑब्जेक्टिव केस का है या नहीं यस है? सर। तो चार सेंटेंस पैटर्न मैंने बताए हैं, चारों सेंटेंस पैटर्न पे आप फिर दोबारा जो सेंटेंस आपने बनाए हैं उनको इवेल्युएशन करेंगे कि किस सेंटेंस में हमने क्या चीज एक्स्ट्रा लिखी और उसको हम हटाएंगे और फिर उस सेंटेंस को हम काम करेंगे। बाउंडेड स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो आप इजीली अपने टारगेट पे हिट कर जाएंगे। ओके।